दोस्तों, आज 26 जुलाई है और कल ही राष्ट्रपति ने अपने पद की शपथ ली। चीफ जस्टिस ने इन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। ये ध्यान रखिएगा, पद और गोपनीयता, है ना। गोपनीयता का मतलब है कुछ ऐसी बातें जो आम लोगों के लिए हम ओपन नहीं कर सकते, है ना। ये ध्यान रखिएगा, इस तरीके के जो बातें होती हैं वो हर सरकार में ऐसी बातें होती हैं। जैसे मंत्री पद के लिए हो तो भी, प्रधानमंत्री हो तो उसके लिए भी पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। इस तरीके की बातें वो हमेशा होती हैं, तो इनमें भी पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। अब यहाँ पे 3 बदलाव हैं, है ना, बड़े बदलाव हैं। एक तो ये अनुसूचित जनजाति की हैं, द्रौपदी मुर्मू। दूसरी महिला हैं, है ना। और तीसरा जो है वो पिछड़े राज्य से, उड़ीसा से आती है ना। तो ये हमें देखना पड़ेगा कि महिला सशक्तिकरण, अनुसूचित जनजाति का सशक्तिकरण या किसी भी पिछड़े वर्ग पर इनका प्रभाव क्या पड़ेगा, या इस तरीके से चुने जाने का क्या प्रभाव पड़ेगा, ये चीज़ें देखनी है आपको, है ना। तो पूछा जा सकता है, सवाल पूछा जा सकता है आसानी से कि जब कोई महिला सर्वोच्च पद पर पहुंच रही है और वो महिला आदिवासी हो, अनुसूचित जनजाति की हो, तो समाज पे इसके क्या प्रभाव होंगे, प्रत्यक्ष परोक्ष दोनों तरीके के, है ना। उसके बाद जो एक न्यूज़ है, म्यांमार एक्सक्यूट्स पॉलिटिकल प्रिजनर्स, है ना। 4 लोगों को फांसी दे दी गई है, मृत्युदंड दे दिया गया है। तो म्यांमार में भी हालत क्या है, इसके बारे में चर्चा की गई। लोकतंत्र समर्थक चारों थे और चारों को मतलब मृत्युदंड दे दिया गया है। तो ये आपको देखना है, ठीक है। इसके बाद जो पेज नंबर 6 में है लर्निंग लेसन ना। WHO ने एक बार फिर पेंडेमिक घोषित किया है, जैसे, है ना। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन फॉर द सेकेंड टाइम इन 2 ईयर्स, 2 साल के अंदर है, हैज़ डिक्लेयर्ड ए वायरल आउटब्रेक टू बी ए पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न, है ना। तो कल ही मैंने चर्चा करा था, शायद क्लास में चर्चा करा था कि ये जो पब्लिक हेल्थ वाला इशू है, ये समझिए कि इस तरीके की जो चुनौतियां हैं ये लगातार आएंगी। तो कल शायद मैंने क्लास में ही बताया था कि जो ये चुनौतियां आ रही हैं, क्या इनके लिए जो हमारे पास तरीके हैं, है ना, हेल्थ सिस्टम के जो तरीके हैं वो एनफ हैं। जैसे मान लीजिए भारत में आयुष मंत्रालय है ना। आयुष मंत्रालय है, आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी ये है। इसके साथ एलोपैथी भी है ना। तो ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है, क्या ये नए जो मतलब क्या बोलते हैं उसको, नई बीमारियां जो हो रही हैं उनको रोक पाने में सक्षम है, या इसके लिए हमें कोई नई पद्धति या नई चिकित्सा पद्धति चाहिए। इसके बारे में चर्चा की जा सकती है। ऐसा सवाल पूछा जा सकता है कि हमारी चिकित्सा पद्धति अब नई बीमारियों को रोकने में अक्षम साबित हो रही है, तो इसके लिए क्या किया जाना चाहिए, है ना। अब यहाँ पे एक MK नारायण का एक लेख आया है, जो रसिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट की बात कर रहे हैं। अभी तक इन्वेजन की बात कर रहे थे, है ना, आक्रमण की बात कर रहे थे। अब ये समझो कि जब भी कोई बड़ा देश किसी इस प्रकार के देश पे हमला कर रहा है और वो इतना सक्षम है कि उससे कोई लड़ नहीं रहा या उसके खिलाफ एकदम से सीधे सीधे कोई आ नहीं रहा, तो इसे कॉन्फ्लिक्ट का नाम, विवाद का नाम दे दे रहे हैं, है ना। तो ये ध्यान रखना है आपको कि जब व्यवहार में हम सक्षम नहीं होते हैं उस देश से लड़ने के लिए, तो दुनिया उस देश का पक्ष भी लेने लगती है। जाहिर सी बात है कि रूस ने अच्छा नहीं किया था, आक्रमण करके अच्छा नहीं किया था, और कोई उपाय अपना सकता था, लेकिन यही देखिए कि कितने जल्दी बदलाव आते हैं। खैर, इसमें आपको देखना है कि जो इसके जो मतलब शुरुआत कहाँ से होती है, इसके बीच पीछे क्या कारण है, चीन और रसिया के संबंध कैसे हैं, इन चीज़ों की बातें की गई हैं। तो इसे आप पूरा देख लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। इसके बाद जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं बेल लॉ का रिफॉर्मेशन, बट मेक द राइट डायग्नोस्टिक फर्स्ट।
है ना, किस प्रकार से बेल दिया चाहिए, मतलब कितने जल्दी किसी को बेल दे देना चाहिए या किस आधार पे बेल देना चाहिए, किन आधारों पे बेल देना चाहिए, इसके बारे में बात की गई है। लेकिन पहले हमें यह देखना पड़ेगा कि क्या सच में उसको बेल देना, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति ने मर्डर किया है और उसके खिलाफ कोई केस लड़ रहा है, अब जो केस लड़ रहा है उसको भी वो धमकी दे रहा है, बेल पे बाहर आ गया और उसको भी धमकी दे रहा है कि अब जो है तुम्हारी बारी है। तो इस प्रकार से बेल देना मतलब ये हो जाएगा कि ये नुकसानदायक है ना। तो इसके बारे में बात की गई। अब यहाँ पे है बैक स्लाइडिंग ऑन क्लाइमेट एक्शन। जो पेरिस एग्रीमेंट है उस पे यूरोपीय देश क्या कर रहे हैं कि बैक हो रहे हैं या उसको कमज़ोर कर रहे हैं या मानने से मना कर रहे हैं, है ना। तो ये ध्यान रखना है आपको कि आखिर क्या कारण है कि वो डाउनग्रेड कर रहे हैं देयर कमिटमेंट्स को। जो कमिटमेंट उन्होंने किया था कि हम इस टाइम तक कर देंगे, उसे बढ़ा रहे हैं या उसे पीछे हटने का प्रयास कर रहे हैं। तो आखिर क्या कारण है और इससे क्या प्रभाव पड़ेगा या प्रत्यक्षता क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसके बारे में बात कर सकते हैं या आपने कॉपी में लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है द प्राइवेट सेक्टर बूस्ट इन इंडियाज़ स्पेस इंडस्ट्री, है ना। तो आपने देखा होगा कि विश्व में कई प्राइवेट सेक्टर या प्राइवेट क्षेत्र जो है इसमें स्पेस इंडस्ट्री में आ चुके हैं, जैसे एलन मस्क वाला है ना, स्पेस एक्स। तो उसी तरीके से भारत में भी एक मतलब वातावरण तैयार हो रहा है और प्राइवेट सेक्टर भी इस क्षेत्र में आएंगे। तो इसके समझ चुनौतियाँ या इसके समझ क्या सरकार के समझ क्या चुनौतियाँ होंगी, नियम कानून कैसे बनाए जाएंगे, इसके बारे में डिटेल एक चर्चा की गई है। फिर से एक वही आ गया द लेटेस्ट गाइडलाइन ऑन अरेस्ट एंड बेल ऑर्डर्स। तो इस पे भी आपको देखना है कि जो अरेस्ट करने का और बेल ऑर्डर्स के लिए क्या लेटेस्ट गाइडलाइन है ना, और क्या किस आधार पे बेल दिया जा सकता है, बेल ग्रांट करने के लिए क्या किया जा सकता है, और क्या सभी को बेल मिलने का अधिकार है या हमें सिचुएशन देखना पड़ेगा। ये कोर्ट के विवेकाधीन है, लेकिन फिर भी कोर्ट को इतना संवेदनशील होना चाहिए कि ऐसे व्यक्ति को बेल ना मिल सके जो विक्टिम को प्रभावित कर सके या विक्टिम के लिए खतरा साबित हो सके, ठीक है। तो वो आप देख लीजिएगा एक बार डिटेल भी। इसके बाद जो है वो है पेज नंबर 14 पे, पेज नंबर 14 पे है टाटा स्टील Q1 नेट प्रॉफिट जो है डिक्लाइन 21% ऑन इंक्रीज इन इनपुट कोस्ट। इनपुट कोस्ट जो है बढ़ गया है ना, तो उससे क्वार्टर नेट प्रॉफिट जो है कम हो गया है ना। तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है कि जो टाटा स्टील है या जो भी इंडस्ट्री चल रहे हैं उनके लिए भी महंगाई दर बढ़ रही है और जो लाभ है वो कम होता जा रहा है। उसके बाद है इंडिया पोज टू ग्रो फास्टेस्ट हेल्प ड्राइव ग्लोबल ग्रोथ, है ना। मोस्ट एस्टिमेटिंग पेग नेशंस फाइनेंशियल इकोनॉमिक ग्रोथ 7%, है ना। तो जो मतलब यदि भारत जो है बहुत तेज़ी से ग्रो करता है तो यह विश्व के लिए बढ़िया होगा, इसी पे बात की गई है और इसी पे यही कहा है कुमार मंगलम बिरला ने, बाकी कुछ खास नहीं है इसमें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर भी कर लें। यदि कोई हिंदी मीडियम का गंभीर अभ्यर्थी है तो वो ज़रूर पूरी वीडियो देखे और रोज़ देखे ताकि उससे कोई भी चीज़ ना छूटे, है ना। आप विश्वास करिए, यदि आपने 1 साल ये काम कर लिया तो आप यूपीएससी में इस स्तर पे पहुंच जाएंगे कि आसानी से 4 साल तक यूपीएससी दे सकते हैं इसके बेस पे, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। कुछ चीज़ें और भी हैं जो ज़रूरत होती हैं, पर ये बेस है, इसके साथ एनसीईआरटी, ये दोनों बेस हैं, ठीक है। धन्यवाद।